नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम वर्क प्लेस सेफ्टी यानी कार्यस्थल सुरक्षा के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि सुरक्षा का मतलब बस कुछ नियमों का पालन करना या एक चेकलिस्ट पर टिक लगाना है, लेकिन सच तो ये है कि ये उससे कहीं बढ़कर है। आज हम देखेंगे कि कैसे सुरक्षा को एक संपूर्ण संस्कृति संचालित रणनीति में बदला जा सकता है, जो न केवल कर्मचारियों को सुरक्षित रखती है बल्कि पूरे संगठन की ग्रोथ को भी बढ़ाती है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल सामने आता है। कोई भी संगठन अपने कर्मचारियों को असल में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए कैसे राजी कर सकता है? इसे समझने के लिए A to Z नाम की एक कंपनी की HR मैनेजर सुश्री शीला की कहानी पर गौर करते हैं। सुश्री शीला के सामने ठीक यही चुनौती थी कि वे अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल को कैसे बढ़ाएं। उनके प्रशिक्षुओं ने इस चुनौती को लिया और ग्राउंड लेवल पर काम आने वाले कुछ बहुत ही शानदार आइडियाज सामने रखे। इन्हीं में से यामिनी नाम की एक प्रशिक्षु ने कुछ बेहतरीन और बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए। जरा सोचिए, सिर्फ नियम थोपने के बजाय सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना या किसी स्थानीय हस्ती को बुलाकर बात करवाना कैसा रहेगा? यामिनी ने उपकरणों का सही उपयोग सिखाने के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स, सही इस्तेमाल पर हर महीने इनाम देने की प्रणाली और यहाँ तक कि लंच ब्रेक के दौरान अनौपचारिक बातचीत का भी सुझाव दिया। सुश्री शीला इन विचारों से काफी प्रभावित हुईं, क्योंकि इनसे यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि सुरक्षा सिर्फ कड़े नियमों से नहीं बल्कि बेहतर संचार और वर्क कल्चर से आती है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे कार्यस्थल सुरक्षा रणनीति से, फिर समझेंगे सुरक्षा और स्वास्थ्य के बीच का अंतर। इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण PAATH मॉडल को देखेंगे और अंत में दुर्घटनाओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, कार्यस्थल सुरक्षा रणनीति। देखिए, कार्यस्थल सुरक्षा रणनीति किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। HR प्रबंधन का एक सबसे अहम काम होता है कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। ये दोनों ऐसे मजबूत स्तंभ हैं जिन पर पूरी कंपनी टिकी होती है। अगर सुरक्षा में कोई चूक होती है या कर्मचारी स्वस्थ नहीं है, तो इसका सीधा और बहुत बड़ा असर उत्पादकता पर पड़ता है। दुर्घटनाओं से न सिर्फ संसाधनों का भारी नुकसान होता है, बल्कि कर्मचारियों के जीवन को भी खतरा होता है। इसलिए एक सुरक्षित माहौल देना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अब आते हैं भाग 2 पर, सुरक्षा और स्वास्थ्य के बीच का अंतर। तो सुरक्षा और स्वास्थ्य में असल में क्या फर्क है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो सुरक्षा का मतलब है दुर्घटनाओं का ना होना, यानी कर्मचारियों को सीधे खतरों से बचाना, जैसे कि उन्हें गॉगल्स, दस्ताने या ईयरप्लग देना ताकि तुरंत होने वाले किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। दूसरी तरफ स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। यह एक व्यक्ति की पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भलाई है। यानी सुरक्षा हमें आज के खतरों से बचाती है और स्वास्थ्य हमारी लंबे भविष्य को सुरक्षित करता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए स्वास्थ्य संबंधित खतरों पर ध्यान देना जरूरी है। ये काम के माहौल की वो कमियां हैं जो धीरे धीरे और लगातार कर्मचारियों की सेहत को बिगाड़ती हैं। अचानक होने वाले सुरक्षा खतरों के बिल्कुल उलट स्वास्थ्य संबंधी खतरे छिपकर वार करते हैं, जैसे भारी मशीनों की लगातार तेज आवाज से धीरे धीरे सुनने की क्षमता का कम होना, या किसी रसायन के लगातार संपर्क में रहने से होने वाली लंबी बीमारियां। यहाँ तक कि लंबे समय तक लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना भी एक बड़ा शारीरिक तनाव पैदा कर सकता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 3 पर, पाथ मॉडल का महत्व। बुनियादी सुरक्षा और कर्मचारियों की संपूर्ण भलाई के बीच जो कड़ी काम करती है, उसे पाथ मॉडल कहा जाता है। इसे 2006 में ग्रेविच और उनके सहयोगियों ने विकसित किया था। पाथ का पूरा मतलब है प्रैक्टिसेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ टोटल हेल्थ। ये एक ऐसा शानदार और व्यवस्थित तरीका है जो ठीक वैसा ही अनुकूल माहौल बनाने में मदद करता है जैसा A to Z कंपनी में सुश्री शीला बनाना चाहती थीं। इस पाथ मॉडल के 3 मुख्य हिस्से हैं जो आपस में गहराई से जुड़े हैं। पहला है स्वस्थ कार्यस्थल प्रथाएं, जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस, कर्मचारियों का विकास, सुरक्षा और उनके काम को पहचान मिलना शामिल है। इसका सीधा असर दूसरे हिस्से पर पड़ता है, जो है कर्मचारी की भलाई। एक स्वस्थ माहौल में कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है,
तनाव कम होता है और उनका मोटिवेशन एकदम हाई रहता है। और जब ये दोनों चीजें सही होती हैं तो इसका शानदार परिणाम तीसरे हिस्से में दिखता है, संगठनात्मक सुधार। उत्पादकता बढ़ती है, लागत बचती है और दुर्घटनाओं में भारी कमी आती है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग की ओर, दुर्घटनाओं के प्रकार। जब सुरक्षा के सारे उपाय काम नहीं करते तो क्या होता है? इसे समझने के लिए दुर्घटना को समझना होगा। दुर्घटना एक ऐसी अनचाही और अचानक होने वाली घटना है जो सामान्य कामकाज को रोक देती है। इसका कर्मचारियों के मनोबल और पूरे संगठन के कामकाज पर बहुत ही गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि हमारा कानून दुर्घटनाओं को कैसे देखता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार दुर्घटना एक ऐसी घटना है जो किसी व्यक्ति को इतनी चोट पहुंचाती है कि वो अगले 48 घंटों तक अपना काम फिर से शुरू नहीं कर पाता। इसके उलट श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 इसे काम के दौरान होने वाले किसी ऐसे नुकसान या बीमारी के रूप में परिभाषित करता है जो कर्मचारी को मुआवजे का हकदार बनाती है। यानी कानून समय और प्रभाव दोनों के नजरिए से इसे मापता है। मेडिकल और प्रभाव के नजरिए से देखें तो दुर्घटनाओं को प्रमुख और मामूली इन दो हिस्सों में बांटा जाता है। प्रमुख दुर्घटनाएं वो गंभीर घटनाएं हैं जिनमें दुखद रूप से जान चली जाती है या कोई स्थायी विकलांगता आ जाती है। वहीं मामूली दुर्घटनाओं में छोटे-मोटे कट या खरोच जैसी चोटें आती हैं, जिनसे कर्मचारी अपना काम करने में पूरी तरह अक्षम नहीं होता। इसी तरह चोटें भी दो तरह की होती हैं, आंतरिक और बाहरी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि गंभीर नुकसान के हमेशा बाहर से कोई निशान नहीं दिखते। आंतरिक चोटों में बाहर से कोई घाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर हड्डियों का टूटना या अंदरूनी ब्लीडिंग जैसी बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। दूसरी तरफ बाहरी चोटों को साफ देखा जा सकता है, जैसे शरीर पर कट या खुले घाव। आखिर में इसका एक और वर्गीकरण प्रभाव के समय के आधार पर किया जाता है। अगर चोट लगने के कारण कर्मचारी हमेशा के लिए या लंबे समय तक काम करने में अक्षम हो जाता है तो उसे स्थायी विकलांगता कहते हैं। लेकिन अगर कर्मचारी सिर्फ कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाता और फिर पूरी तरह ठीक होकर लौट आता है तो उसे अस्थायी विकलांगता कहा जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि सुरक्षा सिर्फ कागजों पर लिखे नियम नहीं हो सकती, इसे एक आदत बनाना होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर पूर्ण सुरक्षा और संपूर्ण स्वास्थ्य ही हमारा अंतिम लक्ष्य है तो इस पाथ मॉडल को लागू करने के लिए किसी भी संगठन को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? क्या ये सिर्फ नए उपकरण खरीदना है या फिर कर्मचारियों के साथ बेहतर और सीधा संवाद स्थापित करना? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।